हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम प्रेमचंद के फटे जूते पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई द्वारा रचित ये एक व्यंग प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद की एक तस्वीर को देख करके हरिशंकर परसाई के मन में एक कल्पना उत्पन्न हुई। उस कल्पना को अपने कलम के माध्यम से इन्होंने यहाँ साकार किया। तो ये पाठ आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में पाठ 6 के रूप में संकलित किया गया। सबसे पहले यहाँ दो साहित्यकार हैं, एक हरिशंकर परसाई जो कि प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं, दूसरे मुंशी प्रेमचंद जो बहुत ही प्रसिद्ध कथाकार कहानीकार के रूप में कहानीकार हिंदी साहित्य में कहानीकार के रूप में अपना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करते हैं। ऐसे मुंशी प्रेमचंद को लेकर के हरिशंकर परसाई, सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो हरिशंकर परसाई का मुंशी प्रेमचंद को अभिवादन है, सैल्यूट है। सबसे पहले हम हरिशंकर परसाई का परिचय देखेंगे, जीवन परिचय, लेखक का परिचय। हरिशंकर परसाई का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ था। इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके कुछ समय बाद तक इन्होंने अध्यापन कार्य किया। सन 1947 में स्वतंत्र लेखन करने लगे, फ्रीलांसर पत्रकार के रूप में। जबलपुर से आपने वसुधा नामक पत्रिका का प्रकाशन किया, जिसकी हिंदी संसार में काफ़ी प्रशंसा हुई, काफ़ी सराहना हुई। सन 1995 में आपका निधन हो गया। आपकी प्रमुख रचनाएं जो हैं, हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, ये कहानी संग्रह, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परख, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, और अंत में ये आपके निबंध संग्रह, वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग, श्रद्धा का दौर, ये व्यंग संग्रह आपके उल्लेखनीय रहे हैं। ये रचनाएं आपकी प्रमुख रूप से प्रसिद्ध हैं। अब इनके साहित्यिक विशेषता क्या है, कि साहित्य की क्या विशेषता थी, इन्होंने कैसे साहित्यों का सृजन किया। भारतीय जीवन में पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोध, बेईमानी आदि पर लिखे उनके व्यंग लेखों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया। मुंशी प्रेमचंद की भी कहानियां शोषण और उत्पीड़न के विरुद्ध उनका प्रतिनिधित्व करती थी। यहाँ हरिशंकर परसाई का भी जो व्यंग लेखन है वो शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह करता है। उनका व्यंग लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। उनका जो व्यंग है वो केवल हंसने के लिए नहीं है, कोरे हास्य के लिए नहीं है। हास्य से अलग यह व्यंग आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंग्यों ने व्यंग साहित्य के मानकों का निर्माण किया। परसाई जी बोलचाल की भाषा में व्यंग लिखते थे। उनकी बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते थे, किंतु संरचना के अनूठेपन के कारण उनकी भाषा की मारक क्षमता बहुत बढ़ गई। अब एक पाठ का छोटा सा परिचय। प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी, प्रेमचंद जो साहित्यकार हैं, लेखक हैं, उनके व्यक्तित्व की सादगी
के साथ एक रचनाकार की अंतर्वेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग किया है। आज जो दिखावे की, पुराने जमाने के लोग दिखावे की प्रवृत्ति की, मुंशी प्रेमचंद दिखावे की प्रवृत्ति पर आश्रित नहीं थे। वास्तविक जीवन जीते थे, यथार्थ जीवन जीते थे, उसको इसने उजागर किया। रचनाकार की अंतर्वेदी सामाजिक दृष्टिकोण, समाज के प्रति उनका उत्तरदायित्व, उनके प्रति समाज का उत्तरदायित्व, ये सारी बातें इनके इस व्यंग के माध्यम से स्पष्ट होती हैं। अब देखिए, इसके बाद में हम पाठ को कुछ मुख्य बिंदुओं में बांटते हैं। पाठ के कुछ मुख्य बिंदु, प्रेमचंद के फटे हुए जूते, जो प्रेमचंद पर आधारित तो पाठ में प्रेमचंद एक तस्वीर में, पहला लेखक की चिंता, तस्वीर में देखा, जिस स्थिति में देखा उसको देख करके लेखक की चिंता, लेखक की चिंता। फोटो में व्यंग भरी मुस्कान, उसकी मुस्कान का विश्लेषण कभी लेखक के घिसे जूते, जूते फोटो में फटे देख करके प्रेमचंद की व्यंग्यात्मक मुस्कान का रहस्य, क्या रहस्य है, इसको क्लियर करें। जूते फटने का क्या कारण है, क्या रहस्य है, जूते फटने का रहस्य, ये 6 बिंदुओं में पाठ की विषय वस्तु को बांटा गया है। तो प्रेमचंद एक तस्वीर में, लेखक के सामने प्रेमचंद और उनकी पत्नी की एक तस्वीर है। प्रेमचंद कुर्ता धोती पहने हुए है और उनके सिर पर गांधी टोपी है, गालों की हड्डियां उभरी हुई है, पैरों में कैनवस के जूते हैं जो फटे होने के कारण बेतरतीब बंधे हैं। बाएं पैर के जूते में एक बड़ा छेद हो गया है जिसमें से उंगली बाहर निकल आई। ये प्रेमचंद की तस्वीर, इस तस्वीर में ये स्वरूप प्रेमचंद का। लेखक चिंता में, प्रेमचंद के फटे जूते देखकर लेखक चिंतित हो उठा। क्यों चिंतित होता भाई? वो इसलिए चिंतित होता कि अगर फोटो खिंचाते समय कपड़ों का ये हाल है तो वास्तविक जीवन में क्या रहा होगा। क्योंकि सामान्यतः फोटो के लिए व्यक्ति अपनी अच्छी से अच्छी चीज पहन करके जाता है, अच्छे से अच्छे कपड़े पहन करके जाता है, सूट मांग के पहन लेता है, जूते मांग करके पहन लेता है, फोटो जो खिंचानी। यहां चिंता का विषय हो गया कि जब फोटो खिंचाते समय के कपड़ों का ये हाल है तो वास्तविक जीवन में क्या रहा होगा। किंतु फिर सोचा कि प्रेमचंद अंदर बाहर की अलग पोशाक रखने वाले व्यक्ति नहीं है। खुद ही प्रश्न कर लिया, खुद ही उत्तर ढूंढ लिया। प्रेमचंद कैसे एक से व्यक्ति है, सामान्य जैसे जीवन में वास्तव रहते वैसे अंदर बाहर की अलग अलग पोशाक रखने वाले नहीं है, दिखाने के लिए अलग पोशाक नहीं है, वास्तविक पहनावे के लिए अलग जो है वो वास्तविकता एक ही है। लेखक सोचने लगा प्रेमचंद हमारे साहित्यिक पुरखे हैं, फिर भी उन्हें अपने फटे जूते का जरा भी ख्याल नहीं। उनके चेहरे पर बड़ी लापरवाही और विश्वास। अरे जूते बदल लेते भाई, लोग बात फोटो खिंचाने के लिए पत्नी तक बदल लेते हैं। ये व्यंग्यकार ने व्यंग्य, लोग बाहर फोटो खिंचाने के लिए पत्नियां तक बदल लेते हैं। इसमें तो ये जूते की बात है। मांगे के सूट से विदाई हो जाती है, मांगे की कार से शादी हो जाती है, तो क्या मांगे के जूते से फोटो नहीं खिंचाई जाती? जूते का भी उन्हें जरा भी ख्याल नहीं, वास्तविक जैसे थे वैसे ही समाज के सामने प्रकट कर देना, ये प्रेमचंद की मनोवृत्ति। फोटो में व्यंग भरी मुस्कान। आश्चर्य की बात है कि फोटो में प्रेमचंद के चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कान है, इसके बावजूद भी मुस्कान है,
उन्हें अपने कपड़ों की चिंता नहीं, फटे जूतों की चिंता नहीं, फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? फोटोग्राफर कहता है ना, स्माइल प्लीज। पनीर जब फोटो खिंचाने जाते हैं तो फोटो उसी को सुन करके मुस्कुरा देता है, मुस्कान है उनके चेहरे पर। लेखक सोचता है कि प्रेमचंद ने फटे जूते में फोटो खिंचाने से मना इसलिए नहीं किया गया कि शायद पत्नी का आग्रह रहा होगा। लेखक प्रेमचंद को दुख को देखकर रोना चाहता है। प्रेमचंद की आंखों का दर्द उसे रोक देता है। उसकी आंखों का जो दर्द है, वेदना है, वो रोक देता है, क्योंकि उनकी आंखों में निश्चिंतता है, लापरवाह है। लेखक सोचता है कि लोग फोटो खिंचवाने के लिए कपड़े जूते ही क्यों, बीवी तक दूसरों की मांग लेते हैं। फिर प्रेमचंद ने ऐसा क्यों नहीं किया? आजकल तो लोग इत्र लगाकर फोटो खिंचवाते हैं ताकि फोटो में से सुगंध आए। लेखक को प्रेमचंद का फटा जूता देखकर बड़ा दुख होता है। देखिए क्या व्यंग है, इत्र लगा करके फोटो खिंचवाना। ये व्यंग हरिशंकर परसाई ही कर सकते हैं। लेखक के घिसे जूते। अब विषय आता है, चर्चा आता है। लेखक का जूता ऊपर से तो अच्छा दिखता है। अब जूते का विश्लेषण कर रहे हैं यहाँ पर हरिशंकर परसाई। ऊपर से तो अच्छा दिखता है, किंतु उसका तला घिस चुका है। वह कहता है कि मैं ऊपरी पर्दे पर ध्यान रखता हूं, इसलिए अंगुली को बाहर नहीं निकलने देता। मैं फटा हुआ जूता पहनकर फोटो तो कभी खिंचवा नहीं सकता। ये हरिशंकर परसाई ने अपनी स्थिति बताई है। हरिशंकर परसाई का जो जूता है वो ऊपर से अच्छा दिखता है, परंतु नीचे से उसका तला घिस गया। वह कहता है ऊपरी पर्दे पर ध्यान रखता है, वो ऊपरी दिखावेपन, बनावटीपन पर ध्यान रखता है, इसलिए उंगली को बाहर नहीं निकलने देता, उंगली को एक सीमा में रखता है। मैं फटा हुआ जूता पहनकर फोटो तो कभी नहीं खिंचवा सकता, मैं कभी नहीं। और प्रेमचंद जैसे व्यक्तित्व ने फटे जूता पहन करके फोटो खिंचवा दी, वो भी ऊपर से फटा हुआ, नीचे से नहीं। अब प्रेमचंद की व्यंग्यात्मक मुस्कान का रहस्य। लेखक सोचता है कि प्रेमचंद की व्यंग भरी मुस्कान का रहस्य आखिर क्या है? क्यों मुस्कुरा रहे हैं? क्या कोई दुर्घटना हो गई है? क्या किसी होरी का गोदान हो गया है? क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई है? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया है? क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते। नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। ये वही मुस्कान प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई कहानियों के ये पात्र हैं। उन पात्र की जो स्थिति है, उन स्थिति के बारे में सोच करके उनके चेहरे पर मुस्कान, वही मुस्कान मालूम पड़ती। या किसी महाजन के तगादों से बचने के लिए दूर दूर तक चक्कर काटता रहा, फिर लेखक मुंशी प्रेमचंद के जूते को ध्यान से देखता, कैसे फट गया मेरी जनता के लेखक ये चिंतन करता है, सोचता है, विचारता है, कैसे फट गया भाई? क्या बहुत चक्कर काटते रहे? कैसे फट गया? चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, ये भी तर्क दिया हरिशंकर परसाई ने। चक्कर लगाने से जूता घिस जाता है। कुम्मन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी जाने आने में घिस गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ था। उसने कहा था, आवन जात पनैया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। आवन जात पनैया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजत है,
जिनके देखे दुख उपजत है, तिनको करवो परे सलाम। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं है। चलने से जूता क्या होता है? घिसता है, फटता नहीं है। तो कैसे फट गया? जूते फटने का रहस्य जानना चाहता है, क्लियर करता है कभी लेखक को महसूस होता है कि प्रेमचंद जीवन भर किसी ठोस वस्तु को ठोकर मारते रहे हैं। वे रास्ते में खड़े टीले से बचकर निकलने, टीले यानी जीवन में आने वाले संघर्ष, जीवन में आने वाली समस्याओं से बचकर निकलने के बजाय उस पर जूते से ठोकर मारते रहे होंगे, उन समस्याओं से जूझते रहे होंगे। टीले शब्द का प्रयोग यहां समस्याओं के लिए किया गया। टीले से बचकर निकलने की बजाय उस पर जूते से ठोकर मारते रहे होंगे। वे समझौता नहीं कर सके। जैसे गोदान का होरी नेम धर्म को नहीं छोड़ सका था, वैसे ही प्रेमचंद भी नेम धर्म को नहीं छोड़ सके थे। नेम धर्म की जंजीर से बंधे हुए थे। यह उनके लिए मुक्ति का साधन थी। प्रेमचंद के हाथ की नहीं, पांव की उंगली मानो उसी घृणित जगह पर संकेत कर रही है जिस पर ठोकर मारकर उनके जूते फटे थे। लेखक उनका व्यंग समझता है और अब भी उन लोगों पर लेखक हंस रहे हैं। इस फोटो के माध्यम से जो मुस्कुराहट है वो अब भी ऐसे लोगों के लिए है जो उंगली ढंकने की चिंता में तलुए घिसाए जा रहे हैं, किंतु ऐसे लोगों पर यहां पर जूता जरूर फट गया, परंतु प्रेमचंद ने अपने तलुए को, अपने पैरों को तो कम से कम बचा दिया। लेखक अंत में उनके जूते की बात समझता है, उसकी उंगली का इशारा समझता है, उनकी मंगभरी मुस्कान, उस पैरों की उंगली से उन दिखावा करने वाले लोगों की ओर प्रेमचंद संकेत कर रहे हैं जो दिखावे के कारण अपनी जिंदगी बर्बाद किए गए थे, जो दिखावे के कारण उत्पीड़न शोषण का रास्ता अपना रहे हैं, जो दिखावे के कारण लोगों का खून चूस रहे हैं। ये इस पाठ का सारांश है। इस पाठ में कुछ ऐसे कठिन शब्द हैं जिनके बारे में जान लेना अत्यंत आवश्यक, जैसे कैनवस। कैनवस एक प्रकार का, पहले इसका त्रिपाल बनता था, एक प्रकार का मोटा कपड़ा होता है, उस मोटे कपड़े के जूते आया करते थे, सस्ते जूते। कैनवस बंद फीता, जूते में बांधने वाला जो फीता होता है उसको बंद बोला जाता है। बेतरतीब यानी अव्यवस्थित, बेढंगे। पुरखा शब्द मुंशी प्रेमचंद के लिए साहित्यिक पुरखे शब्द प्रयोग किया है। पुरखा, पूर्वज, पुरखानी पूर्वज। क्लिक माने फोटो खींचने की आवाज। अब देखो एक क्लिक फोटो खींचने की आवाज, क्लिक फोटो खींचने की आवाज। क्लिक आग्रह, निवेदन, जोर देना। ट्रेजेडी, दुखद बात। आनुपातिक मूल, अनुपात के हिसाब से। आनुपातिक मूल्य किसका? टोपी का और जूते का।
यहां देखिए एक बात और स्पष्ट की हरिशंकर में, टोपी का और जूते का अनुपातिक मूल्य बड़ा अंतर है। जूता 400-500 रुपए से कम का नहीं आता, टोपी 50 रुपए, 60 रुपए, 100 रुपए की आ जाती है। 10 गुना अंतर है, 1/10, 1:10 का अंतर है जूते और टोपी के मूल्य में। टोपी 50 रुपए की, जूते 500 रुपए के। टोपी सम्मान का प्रतीक है, जूते अपमान का प्रतीक। आज अपमान की वैल्यू अधिक है, सम्मान की वैल्यू आज कुछ नहीं है। यहाँ टोपी और जूते के आनुपातिक मूल्य का भी अंतर लेखक के द्वारा किया गया है कि जितने में एक जोड़ी जूता आता है उतने में 10 टोपियां आ सकती हैं। परंतु मुंशी प्रेमचंद ने जूते को महत्व नहीं दिया, उन्होंने जूता फटा पहनना मंजूर किया, परंतु टोपी प्रेमचंद की साफ सुथरी बिल्कुल बेदाग थी, उसमें एक छेद नहीं था। वो टोपी के महत्व को उजागर करना चाहते थे, जूते की महत्व की अपेक्षा, जूते की महत्व की अपेक्षा टोपी के महत्व को मुंशी प्रेमचंद उजागर करना चाहते थे, क्योंकि टोपी में सम्मान होता है, टोपी इज्जत होती है, टोपी प्रतिष्ठा होती है, टोपी हमारे शरीर के सर्वोच्च शिखर पर विराजमान होती है। यहाँ पर इस लेख के माध्यम से तो टोपी और जूते के अनुपातिक मूल्य का भी विश्लेषण किया गया है। ये इस पाठ का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। बस आज इतना ही। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।